नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHDLA 135 अर्थात हिंदी भाषा विविध प्रयोग, इसी का इकाई 2 हिंदी की ध्वनियाँ, इस इकाई को देख लेंगे। यह इकाई आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके सिलेबस का जो टॉपिक है वो सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो ध्वनियों का अगर बात करते हैं हम लोग तो मूल रूप से दो ध्वनियों का बात करते हैं, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। साथ ही आप ये जानते हैं कि जब ध्वनियों का बात करते हैं तो भाषा का जो मौखिक रूप है उसका बात करते हैं। तो ध्वनियाँ बोलचाल की भाषा के आधारभूत तत्व हैं। ध्वनियों का समूहन से ही शब्द बनता है। शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहा जाता है, और जब शब्दों का उचित समूह बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात ध्वनि का समूह ही शब्द, उसी से पद और उसी से वाक्य बनता है। भाषा मूलतः उच्चरित होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो मौखिक भाषा है वही क्या है? भाषा का मूल रूप है। उच्चरित भाषा में शब्दों का निर्माण ध्वनियों अर्थात वाक ध्वनियों से होता है, जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। हिंदी भाषा में लगभग 50 ध्वनियाँ हैं, परंतु किसी भाषा में ये 30 भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हिंदी में मूल रूप से वो 50 ध्वनियाँ हैं, और इन 50 ध्वनियों से ही लाखों शब्दों का निर्माण होता है, और इन शब्दों के बीच के अर्थ में जो अंतर है वो भी क्या है? स्पष्ट हो पाता है। मानव की भाषा की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि उच्चरित ध्वनियों से शब्दों के अंतर को भली भांति समझा जा सकता है। जब हम एक ही शब्द या वाक्य के उच्चारण में स्वर के उतार चढ़ाव के कारण अलग अलग प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं तो उसे हम लहजा या बोलने का तरीका या फिर इसी को पारिभाषिक शब्दावली में अनुतान कहा जाता है। जैसे कि मानिए कोई शब्द है अच्छा, तो आप अपने ध्वनियों के उतार चढ़ाव से इसी से कई तरह का मतलब निकाल सकते हैं। इसी से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इसी से अपना स्वीकारोक्ति भी आप जता सकते हैं, या फिर इसी से विस्मयादि बोधक जो भाव होता है वो भी आप ला सकते हैं। इस शब्द से हम कभी आश्चर्य भी प्रकट कर सकते हैं, तो कभी प्रश्न, तो कभी किसी बात को सहमति देने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में प्राय जैसा उच्चारण करते हैं उसे लिखते भी वैसा ही है। जैसे अंग्रेजी में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं? साइलेंट वर्ड्स होते हैं, तो लिखने में क्या है? थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसी बात नहीं है। इसी कारण हिंदी की जो लिपि है उसको वैज्ञानिक लिपि कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हिंदी की जो लिपि है वो वैज्ञानिक है। उच्चारण और लेखन में यदि सामंजस्य नहीं होगा तो वर्तनी में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग समझ लेंगे ध्वनियाँ और शब्द। तो आप जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, अर्थात जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को वर्ण कहते हैं, और लिखित भाषा में वर्ण और मौखिक भाषा में उसी को क्या कहते हैं? ध्वनियाँ कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे अ, ई, क, ख, ग, घ इत्यादि, है ना। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे राम और गया दोनों में ही क्या है? 4 मूल ध्वनियाँ हैं। जैसे राम जो था उसमें र में हलंत जोड़ आ,
जोड़ म में हलंत जोड़ अ, राम बन गया। वैसे ही गया का अगर बात करेंगे तो ग में हलंत जोड़ अ जोड़ य में हलंत जोड़ आ मिलके गया बन गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित जो समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। यह भी आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 11 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्णों की संख्या अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरह की दी होती है, लेकिन आप 33 जरूर मान सकते हैं। क से म तक ये 25 हो गया, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद य, र, ल और व, ये 4 को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद व, तालावर स, पैटकाटा मूर्धन स और दंत स, ये 4 को आप उसमें व्यंजन कह सकते हैं। तो इस तरह से 25 और 4 29 और 4 33 ये हो गए व्यंजनों की संख्या। तो बस इतने ही वर्णों से आप हिंदी में 3-4 लाख शब्द बना सकते हैं। लाखों शब्दों का निर्माण मात्र 40-50 ध्वनियों से ही होता है। भाषा के शब्द ध्वनियों से ही निर्मित होते हैं। एक शब्द में एक ध्वनि या कई ध्वनियाँ हो सकती है, जैसे अ, ब, स, ये 3 अलग अलग ध्वनियाँ हैं तथा हम इनके ध्वनि के उच्चारण में अंतर को पहचान सकते हैं। इसीलिए क्या है, अलग अलग शब्द बनाया जा सकता है। किसी शब्द के निर्माण में कम से कम एक ध्वनि को बदलकर उसके स्थान पर दूसरी ध्वनि को रखने से उस शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है और शब्द भी अलग अलग बन जाता है। जैसे नहर और शहर, इसमें सिर्फ एक ही वर्ण का क्या है, अंतर है। न के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया। वैसे ही रेखा और देखा में ना, खाना और पाना, आओ जाओ, कमाना जमाना, है ना, सिर्फ एक एक वर्ण को बदल देने से ये शब्द ही बदल जाता है और शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। ध्वनियों की शब्द रचना में इस विशेषता को अर्थ भेदकता कहते हैं। इसके लिए कम से कम एक ध्वनि में परिवर्तन हो जिससे शब्द और उसका अर्थ बदल सके या अलग हो सके। अब हम लोग जो देख लेंगे वो है ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएं। जिस प्रकार से कोई शब्द या भाषा बोली जाती है या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है, उसे उसका उच्चारण कहते हैं। ध्वनियाँ शब्द में अर्थभेद पैदा करती है। यदि बोलने वाला 2 ध्वनियों के उच्चारण में अंतर करे तो सुनने वाला भी इन 2 ध्वनियों के उच्चारण में जो अंतर है वो कर सकेगा। जैसे ये मूर्धन नौ का ही बात हुआ तो 2 नौ का बात हम लोग करते हैं, एक दंत नौ और एक ये मूर्धन नौ। अगर दोनों के उच्चारण में अंतर हम लोग नहीं ला पाएंगे तो क्या है, सुनने वाला भी इस अंतर को ठीक से समझ नहीं पाएगा। वैसा ही अगर स का बात करें तो 3 स हम लोग हिंदी में देखते हैं ना, एक दंत स, एक तालावर स और एक मूर्धन स। तो इन तीनों के उच्चारण में भी क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अगर इस अंतर को हम लोग ठीक से नहीं जान पाएंगे तो सही उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे और इसको सुनने वाला भी सही से इस बात को समझ नहीं पाएगा। हिंदी वर्णमाला की उच्चारण की विशेषता इस प्रकार भी दिखाई जा सकती है। तो पहले डिटेल जान लें। जो स्वर वर्ण का बात किया गया, जो 11 स्वर वर्णों की बात की गई, तो यही है आपका अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घौ री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। स्पर्श व्यंजन, तो व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। तो पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, जो कि क से स्टार्ट करके म तक है ना। इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। क ख ग घ अंग वाला को क वर्ग बोलते हैं। वैसे ही च छ ज झ इ वाला को च वर्ग, ट ठ ड ढ मूर्धन्य को ट वर्ग, त थ द ध न को त वर्ग और प फ ब भ म को प वर्ग, है ना। तो इन 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
उसके बाद का जो 4 व्यंजन है य, र, ल, व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको उसमें व्यंजन कहते हैं, है ना। अढ़ और अड़, अड़ और अढ़, ये दोनों को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, इसको क्या कहते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप जानते हैं अक्षर जो है इसमें क जोड़ मूर्धन्य स है ना, त्र में त और र है, ज्ञ में ज और न है और स्र में स और र है ना। किसी वर्ण का उच्चारण करते वक्त जब हमारे मुंह से हवा निकलती है तो उसे प्राणत्व कहते हैं। जब कम हवा निकलती है तो ऐसे वर्णों को अल्प प्राण वाला वर्ण कहते हैं, और जब अधिक हवा निकलती है तो उसे क्या है, महाप्राण वाले वर्ण या फिर महाप्राण वाली ध्वनियाँ कहते हैं। वैसे ही नाक से बोले जाने वाले वर्ण को नासिकीय व्यंजन कहते हैं ना। जैसे क्या है, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये अंग, च, छ, ज, झ, इया, ये इया ना, तो ये सबको क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो नासिकीय व्यंजन भी स्पर्श व्यंजन ही है ना। अर्थात क से जो म तक है उसी के बीच में ये उस वर्ग का अंतिम वर्ण होता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अभी एक बार डिस्कस भी किए। इसी प्रकार पांचों वर्गों के उच्चारण का स्थान के आधार पर इसका अलग अलग नाम भी है। जैसे आप जानते हैं जो क वर्ग है अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको कंठीय वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण है ये हमारे मुंह के कंठ से होता है। वैसे ही च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे तालु में क्या करता है, हमारा जीभ तालु को स्पर्श करता है। ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मूर्धा को टच करता है। त वर्ग को दंतीय अर्थात इसमें जीभ हमारे दांत को टच करता है। और प वर्ग को ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि प, फ, ब, भ जब आप बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ क्या है, आपस में सटते हैं। प वर्ग के उच्चारण में पहले हमारे दोनों ओठ बंद होते हैं और जब मुंह खुलता है तब ध्वनि का उच्चारण होता है। त वर्ग के व्यंजन को बोलते समय दांत से जीभ लगती है ना, इसीलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन को हम देर तक नहीं बोल सकते, क्योंकि जीभ के ऊपर तालु से स्पर्श के कारण हवा का रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों की तुलना में स्वर को बोलने में मुंह ज़्यादा खुलता है। जैसे अ, आ, स्वरों में भी हम बोलने के तरीके से उच्चारण में अंतर करते हैं। इसमें भी मुंह कभी कम कभी ज़्यादा खुलता है ना। हम लोग कहते भी हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, अर्थात जिसको बोलने में कम समय लगे उसको हर्ष स्वर बोलते हैं, जिसको बोलने में अधिक समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देख लेंगे ध्वनि और लेखन के विविध संबंध। तो जैसे कि आप देखें कि जो देवनागरी लिपि है इसको वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, अर्थात हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। हिंदी भाषा के विपरीत इंग्लिश भाषा का अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे शब्दों में बहुत सारे वर्ण क्या है, साइलेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखने में और बोलने में अंतर थोड़ा आ जाता है, लेकिन हिंदी के साथ ये समस्या नहीं है। तो भाषा का लिखित रूप है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये लिपि आधारित होता है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को नहीं दिखा पाती, अर्थात हम जितने तरह से उच्चारण कर सकते हैं उन सभी उच्चारित शब्दों को लिखना संभव नहीं है। हाँ, अधिक से अधिक उच्चरित शब्दों को लिखने का प्रयास जरूर होता है। भाषा का हम सही उच्चारण कर सकें इसके लिए लिपि के माध्यम से भाषा के
उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक है। लिपि की सहायता से ऐसे स्थलों को हम निर्दिष्ट कर सकते हैं। हिंदी में ऐ और औ मूल स्वर है, लेकिन गुजराती, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं में इसका अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे हिंदी का जो ऐ है उसको ऐ या फिर ऐ, वैसे ही औ को औ ऐसा कहा जाता है ना। यदि हिंदी की लिपि तमिल भाषा को दिखाई जाए तो औरत को औरत और पैसा को पैसा ऐसा बोला जाता है। उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएं, वर्तनी में उच्चारण के भिन्नता के कारण लेखन में समस्याएं ये तो आती ही रहती है। जैसे कुछ लोग प्रकार को प्रकार कहते हैं, यमुना को जमुना उच्चारण करते हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो उसको समझने वाले को और लिखने वाले को तो दिक्कत होगा ही। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि गरम और गर्म, ये तो दोनों ही सही है और दोनों ही रूप क्या है, प्रचलित है। तो भाषा के सही प्रयोग के लिए आवश्यक है कि ध्वनि और लिपि के इस सूक्ष्म संबंधों को हम जानें। अब देख लेते हैं कि उच्चारण में अंतर और लिपि में अंतर है ना। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में कभी कभी आसपास की ध्वनियों के कारण उच्चारण बदल जाता है, क्योंकि लिपि उच्चारण की विशेषताओं को प्रकट करती है। शब्दों का उच्चारण सब जगह एक जैसा नहीं होता। हिंदी उपसर्गों से बने शब्दों का जिनमें उच्चारण परिवर्तन लिपि के माध्यम से होता है। जैसे कि उत्जोड़ लंघन क्या होता है, उल्लंघन। वही सत जोड़ आचार तो सदाचार उसको कहते हैं। तो दोनों में ही क्या है, त है, उत और सत। लेकिन यहाँ पे उत त के बदले क्या हुआ, ल का उच्चारण हुआ और इसमें त के बदले द का उच्चारण हुआ। तो इस प्रकार का अंतर दिखाई देता है। इसी तरह के शब्द रचना को पहचानने के लिए शब्दों के सही अर्थ को पहचानना जानना जरूरी है। रचना के नियम को जानना जरूरी है, तभी हम क्या है, सही वर्तनी और सही उच्चारण कर सकेंगे। तो ध्वनि और लिपि में असामंजस्य, ये क्या टॉपिक है, इस पर थोड़ा एक बार बात करते हैं। तो हिंदी भाषा में किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जाता है। हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा भी माना गया है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, अर्थात कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसमें भी क्या है, लिखने में दिक्कत आती है। और इन अपवादों के कई कारण भी है। जैसे हिंदी में स माने तालाबड़ सो ना, ये मर्धन सो, दोनों का एक जैसा उच्चारण करते हैं। इसी तरह से री र एक जैसा उच्चारण करते हैं। ज्ञ और ज्ञ ना, ये दोनों को भी एक जैसा उच्चारण करते हैं। संस्कृत से आया एक और वर्ण जैसे कि अक्ष है ना, जिसके उच्चारण की विशेषता यह है कि यह एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण के स्तर पर दो ध्वनियाँ क और स क्या है, वर्तमान है। ऐसी स्थिति में उच्चारण और लेखन में सामंजस्य नहीं आती है। हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिससे उच्चारण के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता के कारण लोगों के वर्तनी दोष भी लोगों में दिखाई पड़ता है। अर्थात जब हम दिल्ली क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन बोलने का ढंग अलग है। वहीं राजस्थान में चले जाते हैं, वहाँ भी लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन बोलने का ढंग अलग है ना। बिहार में अलग तरह से बोला जाता है। तो क्या है, जैसे कि क्षेत्रीय भिन्नताएं आती है तो वर्तनी दोष भी दिखाई देता है। कहीं पर क्या है, वह है तो वह को ब बोला जाता है ना। कहीं पर क्या है, स और तालाबड़सों में अंतर नहीं समझ में आता है ना। तो इस तरह की क्या है, क्षेत्रीय विशेषता के कारण अर्थभेदकता आ जाती है। कुछ लोग तो शाम और शाम, साल और साल दोनों में ठीक से अंतर ही नहीं कर पाते।
हिंदी की लिपि के मानक स्वरूप की कल्पना की गई है और मानक रूप देने का प्रयत्न किया गया है। उसी तरह हिंदी के मानक उच्चारण का भी स्वरूप निर्धारित करना चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।